मैं संतोष कुमार मिश्रा, कॉमर्स प्रवक्ता, बिहारीलाल इंटर कॉलेज, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर। आज आप लोगों को बैंक से संबंधित बैंक के प्रकार, बैंक के महत्व तथा बैंकिंग संगठन के बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम बैंक के प्रकार के बारे में जानेंगे कि बैंक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बैंक किन किन प्रकार पर रहता है। बैंक के प्रकार या स्वरूप। बैंक विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। नंबर 1, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होता है जो व्यापारिक लेन देन से संबंधित क्रियाओं का करता है, अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के खाते खोलता है, जनता की जमा को स्वीकार करता है तथा समय समय पर वह जनता को ऋण देने का कार्य करता है। यह बैंक हमारे यहाँ सब बहुआयत मात्रा में पाया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक इसी प्रकार के बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक आदि आदि। नंबर दूसरा है औद्योगिक विकास औद्योगिक बैंक। वह बैंक जो औद्योगिक कार्यों के लिए ऋण देता है, अर्थात यह दीर्घकालीन ऋण देते हैं। IDBI हमारे देश का औद्योगिक बैंक है। इस प्रकार के बैंक सिर्फ औद्योगिक कार्यों के लिए तथा दीर्घकालीन ऋण देते हैं ताकि उद्योगों का विकास हो सके। विदेशी विनिमय बैंक तीसरा प्रकार होता है, विदेशी विनिमय बैंक। यह बैंक हमारे लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। जब हम वस्तुओं को विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, और जब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए यह बैंक विदेशी विनिमय बैंक द्वारा मुद्रा की व्यवस्था की जाती है। कृषि बैंक। हमारे देश में हमारा देश कृषि प्रधान बैंक है। कृषि प्रधान बैंक होने के कारण यह कृषि बैंक कृषि कार्यों को ऋण देती है, किसानों के लिए बीज खरीदने के लिए, किसानों के लिए उनके ट्रैक्टर या कृषि औजार खरीदने के लिए, किसानों को खाद देने के लिए सामान्यतः यह मध्यकालिक ऋण देती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सहकारी बैंकों का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ व्यापारिक बैंक भी कृषि कार्यों के लिए ऋण देने का कार्य करते हैं। बचत बैंक। विदेशों में बचत बैंक एक अलग से बैंक होता है, परंतु हमारे यहाँ यह कोई अलग से बैंक न होकर व्यापारिक बैंकों में ही बचत खाता खोला जाता है, जिसमें जनता की छोटी छोटी बचतों को जमा किया जाता है ताकि वह कभी भी रुपया अपने निकाल सकें और रुपया जमा कर सकें। हमारे देश में सभी बैंकों में बचत खाता खोलने की सुविधा होती है तथा यह बचत बैंक लोगों में बचत के प्रोत्साहन को वृद्धि करता है। देसी बैंकर्स। देसी बैंकर्स वो बैंकर्स हैं जो बैंकिंग व्यवसाय करते हैं, अर्थात यह रजिस्टर्ड न होकर बैंक के साथ साथ अन्य कार्य भी करते हैं। भारत में बहुत से ऐसे देसी बैंकर्स हैं जैसे सेठ, महाजन, सर्राफा आदि जो ब्याज का कार्य करते हैं। उन्हें देसी बैंकर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनमें ब्याज की दर ऊंची होती है और इनके ब्याज में कोई समानता नहीं रहता है। ऐसे बैंकों को देसी बैंकर्स की कैटेगरी में रखा गया है। केंद्रीय बैंक। प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। वह केंद्रीय बैंक पूरे बैंकों पर नियंत्रण करता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, जिसकी स्थापना सन 1935 में की गई। यह पूरे देश में सभी बैंकों पर नियंत्रण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरे भारत में कुल 12 ब्रांच 12 शाखाएं हैं। मुख्य कार्यालय मुंबई में है। यह हमारे देश में साख नियंत्रण तथा नोट निर्गमन का कार्य भी करती है, अर्थात नोट निर्गमन का 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का नोट रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित किया जाता है, जिस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। डाकघर बचत खाता। हमारे देश में प्रत्येक डाकघर में बचत खाता खोलने की एक बैंक होता है, बचत बैंक होता है, जिसमें जनता अपनी बचत को जमा करती है। इसमें 4% की दर से ब्याज दिया जाता है और वह हमेशा दिन में हफ्ते में 2 बार रुपया निकालने की सुविधा होती है तथा कई बार जमा किया जा सकता है। यह खाता 20 रुपये से लेकर 5 रुपये के गुणक में खुला जाता है। यह कितनी भी रुपये से खोल सकते हैं। यह
कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। एक व्यक्ति, कोई भी महिला, पर्दानशील महिला या अवयस्क भी खोल सकता है, बशर्ते उसके संरक्षक में, अभिभावक के देखरेख में किया जाए। विनियोग बैंक, इस बैंक के अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रकार के जमाओं को, अर्थात हमारे धन को एक कहीं पर किसी संस्था में विनियोजित करने के लिए लगाया जाता है। यह बैंक विनियोग बैंक के नाम से जाना जाता है। भारत में ICICI, LIC, यूनिट ट्रस्ट आदि विनियोग बैंक के रूप में होते हैं, जो जनता के धन को जमा करते हैं और औद्योगिक कार्यों में लगाते हैं, जिसका प्रतिफल लाभ जनता को प्राप्त हो सके। इन बैंकों को औद्योगिक बैंक की श्रेणी में रखा जाता है। यह बैंक देश के विकास में काफ़ी कार्यरत होते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक, सन 1983 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। यह इसके अंतर्गत उन लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण प्रदान करने की सुविधा दी जाती है। भारत में यह इस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई कि सभी लोगों को आवास की सुविधा प्रदान हो सके। अर्थात इस बैंक के माध्यम से हम सभी को एक निश्चित रकम पर एक निश्चित दर से ऋण देकर हम आवास की व्यवस्था कराने का कार्य करते हैं। आयात निर्यात बैंक, यह बैंक सन 1985 ईस्वी में खोला गया। इसमें आयात निर्यात कार्य के लिए ऋण देने का कार्य किया गया, अर्थात आयात निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इस बैंक की व्यवस्था की गई। और यह बैंक हमारे देश में आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा आदि की व्यवस्था करता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इन बैंकों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी होता है, जो विश्व से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए ऋण देता है। इस बैंक के अंतर्गत हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक आते हैं और यह बैंक विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक द्वारा आधार पर अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित दो तरह के बैंकों का अलग से निर्माण किया गया है। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिन्हें रिजर्व बैंक के अनुसूची में शामिल किया गया है, अर्थात रिजर्व बैंक की अनुसूची में उसे सम्मिलित किया गया है। उस बैंक को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी गई है। इस बैंक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन से बैंक अनुसूचित बैंक के अंतर्गत रखे गए हैं, उनकी एक श्रेणी होती है। जैसे भारत में वो बैंकिंग व्यवसाय कर रहा, कोई भी बैंक जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो उसे अनुसूचित बैंक के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी, उसकी प्रदत्त पूंजी अर्थात कुल पूंजी मिलाकर 5 लाख रुपए से अधिक हो, यानी 5 लाख से कम की पूंजी को हम अनुसूचित बैंक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि उसकी पूंजी कम से कम 5 लाख रुपए से हो। अगला, वह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे हम बैंक के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अतः यह बैंक जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो और रिजर्व बैंक के अनुसूची में शामिल हो, वह इस अनुसूचित बैंक की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 4, अनुसूचित बैंक का कोई भी ऐसा कार्य जो किसी भी जमाकर्ता के विरुद्ध न हो, अर्थात उसका प्रत्येक कार्य जमाकर्ता के हित में होना चाहिए। जमाकर्ता के विरुद्ध यदि है तो उसे अनुसूचित बैंक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। दूसरा, गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसूची में शामिल नहीं है, अर्थात उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार के बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। भारत में इस समय 65 गैर अनुसूचित बैंक कार्यरत हैं, जिनका निर्धारण और उल्लेख अनुसूचित बैंक के रूप में किया गया है। यह बैंक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, इसमें वह बैंक जिनकी पूंजी 1 लाख से 5 लाख के बीच हो। दूसरा, वह बैंक जिनकी पूंजी 5 लाख से अधिक हो। तीसरा, वह बैंक जिनकी पूंजी 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख के बीच हो। और चौथे, वह जिनकी पूंजी 50,000 रुपये से कम हो। इन 4 प्रकार के गैर अनुसूचित बैंक हमारे भारत में पाए जाते हैं।
ये था हमारा बैंकों का प्रकार। पहले तो बैंकों के प्रकार आपको उसके आधार पर था कि कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे रिजर्व बैंक के अनुसूची के आधार पर रखा गया कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब हम बैंकिंग अर्थव्यवस्था, आधुनिक बैंकिंग अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि बैंक के क्या क्या महत्व हैं। बैंक के महत्व, बैंक जिस प्रकार हमारे शरीर में हड्डियों में मज्जा, फेफड़े के लिए सांस की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बैंक की आवश्यकता होती है। बैंक, अगर किसी अर्थव्यवस्था में बैंक कमजोर है तो उस अर्थव्यवस्था के स्वस्थता की कामना हम नहीं कर सकते। अर्थात प्रत्येक देश में बैंक को स्वस्थ होना अति आवश्यक है। हमारे देश में बैंकिंग महत्व पर प्रकाश डालते हुए नंबर 1, बैंक बचत करने की आदत को प्रोत्साहित करना। प्रत्येक देश का बैंक बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। अर्थात प्रत्येक लोग की कुछ आमदनी होती है, वह सारी की सारी अगर आमदनी खर्च कर दे तो वह भविष्य में होने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता। उस सामना से बचने के लिए उसको जरूरी है कि वो कुछ अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखे। वह बचत कहाँ रखे? तो बैंक जो होते हैं उन बचतों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, साथ ही साथ उस पर कुछ ब्याज देते हैं, जिससे जनता अपने धन को बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित होती है। पूंजी निर्माण में सहायक, दूसरा महत्व होता है पूंजी निर्माण में सहायक। प्रत्येक देश में बहुत सारे धन इकट्ठा होते, बैंकों द्वारा इकट्ठा होते हैं, लोगों की बचतें, जो हमारे बेकार धन है वो हम बैंक में रखते हैं। बैंक इतना धन इकट्ठा करके क्या करती है? अर्थात उसको ब्याज देती है। क्यों देती है? उसके लिए वह उस पैसे को कहीं न कहीं ऐसे जगह पर लगाने की कोशिश करती है जहां लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है। तो वह पैसा जो बचत के रूप में जमा करती है, अपने पास रखती है, उस पैसे को वह उन स्थानों पर जहां पूंजी की जरूरत होती है, उद्योगों की जरूरत होती है, उन लोगों को वो ऋण देने का कार्य करती है और उसके बदले में कुछ ब्याज लेती है, जिससे बैंक का खर्चा चलता है। तो उससे क्या होता है? उद्योगों का विकास होता है। कृषि विकास में योगदान, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए हमेशा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार के औजार, किसान गरीब है, उसके पास न तो बीज के लिए पैसे होते हैं, न नए नए यंत्रों के लिए पैसे होते हैं, न खाद के लिए पैसे होते हैं। वो बैंक पर निर्भर रहता है। वह बैंक से ऋण लेता है। बैंक से ऋण लेने के बाद जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसे बेचकर उस ऋण को चुकता करता है। इससे कुछ पैसा वो बैंक को ब्याज के रूप में भी देता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक जो हमारी जमा धन होते हैं उसको किसानों का सहयोग करता है। तो कृषि के विकास में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात बैंक नहीं होते तो शायद हमारा देश इतना बड़ा कृषि के योगदान में आगे नहीं बढ़ता। पूंजी कौशल का एकीकरण, बैंक एक ऐसा है जिसमें पूंजी और योग्यता दोनों का बहुत अच्छा एकीकरण है। जिस प्रकार हम पूंजी को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, इसके साथ साथ उचित प्रबंध, अर्थात बैंक हो सकता है हमारे पास पैसा ज़्यादा हो, मगर उस पैसे का उपयोग हम कैसे करें इसका जानकारी हमारे पास नहीं रहती है। मगर वह पैसा जब हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को कहाँ लगाना है, किसमें अधिक लाभ लेना है, इसका वो जो है कौशल दिखाता है। अर्थात पूंजी और कौशल में बहुत अच्छा तालमेल स्थापित करने का कार्य बैंक द्वारा किया जाता है। वित्तीय साधनों की पूर्ति करने में संतुलन, जो हमारे वित्तीय साधन हैं, वित्तीय साधन से मतलब होता है जो हमारे स्रोत हैं, उन स्रोतों में किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाए, उस संतुलन को कहाँ तक यूज किया जाए, ये सारे के सारे संतुलन स्थापित करने का कार्य हमारे बैंकों द्वारा किया जाता है। राजकीय अर्थ प्रबंध में सहायक, हमारे देश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो होती है बैंकों पर निर्भर होती है। अगर किसी देश में जितना ही बैंकों का विकास हुआ होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अगर देश में बैंक कमज़ोर हैं, बैंकों का विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ पर
उस देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं मानी जाती। अतः इस प्रकार हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हम बैंकों के माध्यम से देखते हैं, अर्थात राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास बैंकों के विकास पर निर्भर होता है। नैतिक वातावरण का निर्माण। हमारा देश नैतिक वातावरण मतलब होता है कि जिस देश में चोरी डकैती विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो बैंकों के माध्यम से जब हम अपना धन बैंकों में रखते हैं तो इन सब चीज़ों का निर्माण होता है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं उन बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं। तो बैंक जो होते हैं हमारे नैतिक वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। विदेशी व्यापार। आज का व्यापार देश की सीमाओं से आगे जाकर विदेशों तक फैल गया है। विदेशों में फैलने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। जब तक हम विदेशी मुद्रा की व्यवस्था नहीं करते, हम विदेशों से व्यापार करना संभव नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम विदेशी मुद्रा की व्यवस्था बैंकों के माध्यम से कर सकते हैं। आज हमारा व्यापार अमेरिका, रूस, चाइना या विश्व के अन्य देशों के मध्य हो रहा है। उसके लिए उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है। उस देश की मुद्रा की व्यवस्था ये बैंक ही करते हैं, अर्थात बैंकों के माध्यम से ही विदेशी व्यापार संभव है। मुद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण या लोचदार बनाना। लोचदार मतलब आवश्यकता अनुसार घटाना या बढ़ाना। बैंक मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाता है। जिस जगह जितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है वहाँ पर उतनी ही मुद्रा की पूर्ति करता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर मुद्रा हो जाए तो वहाँ मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है, और जहाँ ज़रूरत से कम मुद्रा हो जाए वहाँ मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए जहाँ अधिक मुद्रा है उस जगह की मुद्रा को उस जगह लगाया जाता है जहाँ मुद्रा की आवश्यकता है। यह कार्य पूरी तरह से बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है। साख पत्रों के प्रयोग बढ़ाना। साख पत्र से आशय यानी मुद्रा के बदले में जो क्रेडिट प्रस्तुत की जाती है उसे हम साख पत्र कहते हैं, जैसे चेक, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट आदि। तो ऐसे में क्या होता है, हम नगद जो लेके जाते हैं वह हमसे सुरक्षित नहीं होता है। तो बहुत बड़े बड़े भुगतान हम बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से कर सकते हैं। वह चेक या बैंक ड्राफ्ट तभी संभव है जब देश में बैंकिंग विकास हुआ हो। तो ये बैंकों के माध्यम से ही चेक, बिल, बैंक ड्राफ्ट आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बैंक जो है साख पत्रों के प्रयोगों को बढ़ावा देता है। आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन उस देश की बैंकिंग व्यवस्था है। जब देश में बैंकिंग विकास हुआ होता है, देश में बैंकों का जाल फैला होता है, तो यह माना जाता है वह देश एक संपन्न देश है, अर्थात विकसित, विकासशील, इन सभी की पैमाना उस देश की बैंकिंग व्यवस्था होती है। व्यवसाय वहाँ उतना ही ज़्यादा होता है। पहले था लोग वस्तु विनिमय करते थे, अर्थात वस्तुओं में लेन देन करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया लोग धातु मुद्रा का प्रयोग करने लगे, फिर पत्र मुद्रा का प्रयोग करने लगे। आज जमाना क्रेडिट यानी कि साख मुद्रा का हो गया है, चेक बिल से प्रयोग करते हैं। व्यापार में आजकल चेक बिल आदि का भी प्रयोग नहीं होकर प्लास्टिक मनी और प्लास्टिक मनी की तरह जो है आपका नेट बैंकिंग के माध्यम से हो रहा है। यह बैंकिंग विकास का एक बहुत बड़ा योगदान है, अर्थात घर बैठे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, इसके माध्यम से बड़े बड़े भुगतान कर लेते हैं। ग्राहकों का समय और शक्ति बचाना। बैंक ग्राहकों का समय और शक्ति बचाने का कार्य भी करता है, अर्थात बैंक के माध्यम से हम सभी ग्राहकों को इस प्रकार करते हैं कि कोई भी लेन देन आराम से जा सकता है, अर्थात उसे बैंक में आज के डेट में नेट बैंकिंग के माध्यम से उसे बैंकों में लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह घर बैठे ही अपने ट्रांजैक्शन कर सकता, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकता है। इससे शक्ति और समय दोनों की ही बचत होती है। धन का हस्तांतरण एक बहुत बड़ी समस्या थी। पहले धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, क्योंकि धन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफ़ी रिस्क या जोखिम का कार्य था। ऐसे जोखिम के कार्य को कम करने में बैंक का बहुत बड़ा योगदान है।
आज हम घर बैठे ही बैंकों के माध्यम से नेफ्ट या आरजीएसटी के माध्यम से पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं। बैंक चेक ड्राफ्ट के माध्यम से भी आपके पैसे को आसानी से भेज सकते हैं। एक व्यक्ति मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में कमा रहा है, उसके माँ बाप गाँव में हैं, ऐसी स्थिति में वो अपने आमदनी का कुछ भाग बैंकों के माध्यम से अपने माँ बाप के खातों में आराम से भेज सकता है। इस जो है बैंकिंग विकास में बैंक का महत्व में इसका बड़ा योगदान है। मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा, यह सबसे बड़ा अंग है। मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षा, बैंक में आपके मूल्यवान वस्तुएं, कागजात, बहुमूल्य धातुएं या विभिन्न प्रकार के जरूरी संपत्ति को बैंक अपने यहाँ लॉकर्स की सुविधा देकर सुरक्षित रखने का कार्य करता है। उसके बदले में वह थोड़ा बहुत शुल्क लेता है। उस शुल्क को वह थोड़ा सा इसमें शामिल करता है और इस प्रकार को बैंक जो है अपने वस्तुओं की सुरक्षा में प्रदान करता है। ग्राहकों की साख बढ़ाना, बैंक ग्राहकों के साख बढ़ाने का कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखता है। कहीं पर लोन देना होता है तो उसकी जानकारी देता है। बैंक यह बताता है कि ग्राहक की स्थिति कैसी है। अन्य बैंकों के बताता रहता है कि उसके दिए गए धन कहीं डूबेंगे तो नहीं। इन सब बातों की जानकारी बैंकों के माध्यम से की जाती है। ग्राहकों की ओर से भुगतान, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से भुगतान करने का भी कार्य भी करता है। यह बहुत बड़ा महत्व है। यानी आप बैठे हैं, आपने कहीं से लोन लिया है तो लोन की चिंता आपको नहीं है। आप वहाँ अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, आपका समय आते ही बैंक उस अकाउंट नंबर से ही लोन की किस्त काट लेता है। बैंक आपके LIC की किस्त का जमा कर देता है। बैंक विभिन्न प्रकार के भुगतानों का आपको पता भी नहीं चले, आप बस बैंक को सूचना देते हैं, करने का कार्य करता है। इस प्रकार आपका समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है और यह आपका जो है बैंक अपने ग्राहकों की ओर से भुगतान भी कर देता है। चेक के उपयोग में वृद्धि, बैंक के कारण ही आज चेक का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि नगद देने में आपको विभिन्न प्रकार के नकली नोटों का धोखाधड़ी की सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन सब से बचने के लिए आप बड़े बड़े भुगतान चेकों के माध्यम से कर सकते हैं। चेक के भुगतान करने से आपको सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि आपको रिस्क या जोखिम की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण यह तभी संभव है जब बैंकों का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ होता है। साख पत्रों का संग्रह करना तथा साख पत्रों का संग्रह करना, साख पत्रों के संग्रह से मतलब होता है कि आपको विभिन्न, जैसे आप लोगों को चेक वगैरह विभिन्न प्रकार के ड्राफ्ट देते हैं, उसी प्रकार आपको भी चेक ड्राफ्ट आदि विभिन्न प्रकार के हुंडी वगैरह प्राप्त हुए होते हैं। तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर बैंक में जमा कर देते हैं। अब बैंक में जमा करने पर जब समय आता है तो बैंक उसे कलेक्शन कर लेता है। उसके बदले में थोड़ा बहुत कलेक्शन चार्ज लेता है और कलेक्शन चार्ज लेने के बाद उसका पेमेंट उस समय से कर देता है। इस प्रकार बैंक साख पत्रों का संग्रह करता है। और औद्योगिक विकास में सहायक, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण महत्व औद्योगिक विकास में सहायक होता है। जिस प्रकार आपके जमा धन को बैंक अपने पास रखता है, वह धन सारा का सारा ऐसे स्थान पर लगाने की कोशिश करता है जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। अतः वह औद्योगिक विकास में सहायक होता है और उद्योगों के विकास करने में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम बताते हैं व्यापारिक बैंकों का संगठन। व्यापारिक बैंकों का क्या संगठन है? व्यापारिक बैंक जो होते हैं वह उनके दो प्रकार के संगठन होते हैं। एक होता है इकाई बैंकिंग और दूसरा होता है शाखा बैंकिंग, यानी इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग। तो इकाई बैंकिंग क्या होता है? इकाई बैंकिंग का मतलब होता है, इकाई बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जिसका एक हेड ऑफिस होता है और एक हेड ऑफिस होने में
उसका कहीं भी कोई ब्रांच नहीं होता है, उसी हेड ऑफिस के अंतर्गत वो कार्य करता है और उस कार्य के अंतर्गत एक ही जगह पूंजी लगी होती है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को वो समाहित करता है और उसमें वह पूरा देश का विकास करने का कार्य करता है। यह बैंक अमेरिका में सबसे ज़्यादा सफल रहा है। वहाँ इकाई बैंकिंग को ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसके अन्य कोई ब्रांच नहीं होता है। इकाई बैंकिंग प्रणाली के गुण। अब ऐसे बैंकिंग प्रणाली के क्या लाभ हैं, उस लाभों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। नंबर 1, प्रबंध निरीक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा। चूंकि इकाई बैंकिंग में एक ही कार्यालय होता है तो उसी का नियंत्रण करना पड़ता है, उसी का प्रबंध करना पड़ता है, तो उसका प्रबंध और नियंत्रण करना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि वह अकेला होता है, छोटे पैमाने पर होता है, तो उसका प्रबंधन और नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इकाई बैंकिंग में चूंकि कंपटीशन होता है तो उसमें किसी भी अकुशल बैंकों का कोई स्थान नहीं है। अर्थात वहाँ पर वह बैंक उस कंपटीशन में टिके रहने के लिए ये जरूरी होता है कि कुशल हो, उसमें योग्य कर्मचारी हो, उसका प्रबंध अच्छा हो। अर्थात इस प्रकार जो है उसमें अकुशल बैंकों का कोई स्थान नहीं होता है। एकाधिकारी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध। क्योंकि एक एकल व्यक्ति यानी एकल बैंक, इकाई बैंक एक जगह पर ही स्थापित हो सकता है। वो पूरे भारत में अपना या पूरे देश में अपना कब्जा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जो एकाधिकार की प्रवृत्ति होती है वह समाप्त हो जाती है, वह उस क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। तो छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना आधिपत्य यानी स्वामित्व जमाए रखता है। इस प्रकार देश में उसका जो एकाधिकार समाप्त हो जाता है, अर्थात धन का विकेंद्रीकरण होने में सुविधा होती है। अगला, बैंकिंग कार्यों में विलंब का अभाव। चूंकि इकाई बैंकिंग अकेले ब्रांच होती है, दूसरा कोई ब्रांच नहीं होता है, तो जो बैंकिंग कार्य होता है उसमें विलंब होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं या नहीं होती हैं। प्रारंभन प्रेरणा, अर्थात इसको प्रारंभ करने की प्रेरणा, मोटिवेशन मिलता है ऐसे बैंकिंग को। अर्थात कोई भी व्यक्ति इसे स्टार्ट कर सकता है, कम पूंजी में भी स्टार्ट हो जाती है, इसकी पूंजी की मात्रा कम होती है और इसे संचालन करना आसान होता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल, यह इकाई बैंकिंग जिस स्थान पर रहती है उसके अन्य कोई ब्रांच नहीं होती है, तो उसी के अनुकूल अपनी सेवा शर्तें आदि निर्धारित करती है जहाँ पर है उस क्षेत्र के अनुरूप, और लोगों की सुविधाओं का ध्यान भी रखती है। इस प्रकार यह बैंक काफ़ी प्रगतिशील होती है। स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल, अर्थात यह बैंक इकाई होती है, एक ही ब्रांच होता है, तो कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र रहती है, किसी प्रकार का इसके ऊपर दबाव नहीं होता है। इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोष। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार जहां गुण होता है वहां दोष भी होता है। इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोष। इकाई बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का अभाव। चूंकि इकाई बैंकिंग में एक ही ब्रांच होती है और एक ब्रांच होने के कारण यहाँ पर श्रम विभाजन का महत्व नहीं दिया जाता, अतः श्रम विभाजन में कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसका अभाव पाया जाता है। ब्याज की दरों में भिन्नता। इकाई बैंकिंग में अलग अलग बैंक होते हैं, उनका प्रबंधन अलग अलग होता है, आवश्यकता के अनुसार उनकी ब्याज की दर भी भिन्न भिन्न होती है, उनके आपस में कंपटीशन होते हैं। इस प्रकार उनके ब्याज की दरों में भिन्नता पाया जाता है, एक रूपता नहीं होती है। सीमित साधन। इकाई बैंकिंग चूंकि सीमित क्षेत्र में होता है, एक ही ब्रांच होता है, तो उसकी पूंजी भी सीमित होती है, उनके साधन सीमित होते हैं, यानी ये बड़े पैमाने पर व्यवसाय करने में सक्षम नहीं होता है। अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब होता है इनका जीवन काल स्थिर होता है। जो बैंक अच्छा करता है वो तो लॉन्ग टाइम तक रहता है, अगर कोई बैंक कंपटीशन में नहीं टिक सकता तो वह जल्द ही उसका दिवाला निकल जाता है, अतः इनका जीवन काल बहुत कम समय के लिए होता है। बैंकिंग विकास में अवरोध। यह बैंक बैंकिंग के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं, अर्थात इनमें किसी भी तरह का बैंकिंग विकास संभव नहीं है, क्योंकि यह अलग कहीं ब्रांच स्थापित नहीं कर सकते हैं। साधनों का पूर्ण उपयोग न होना। इनके कई ब्रांच न होने के कारण
एक जगह के धन को दूसरे जगह लगाने में असमर्थ होते हैं। अतः जो इनके पास साधन है उन साधनों का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पूंजी के हस्तांतरण में कठिनाई। पूंजी हस्तांतरण यानी पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके अलग ब्रांच नहीं होते हैं। तो अलग ब्रांच में ट्रांसफ़र करने में यदि किसी बैंक से अच्छे संबंध नहीं है तो वहाँ पर यह पूंजी को भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जोखिम का केंद्रीकरण, अर्थात इनमें जोखिम की मात्रा निहित होती है, जोखिम ज़्यादा होता है। यदि कोई बैंक घाटे में जाता है तो उसका दिवाला निकलना अनिवार्य है, कारण कि उसके जोखिम को अन्य ब्रांच या अन्य बैंक बांट नहीं सकता है। तो इस प्रकार इकाई बैंकिंग हमारे देश में बहुत कम या नहीं के बराबर है। अगला, शाखा बैंकिंग। शाखा बैंकिंग वह बैंकिंग प्रणाली है जिसका मुख्य भाग एक मुख्य कार्यालय होता है और मुख्य कार्यालय के अलावा उसमें विभिन्न प्रकार के अन्य ब्रांच होते हैं, शाखाएं होती हैं जिससे वह कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों में कार्य करता है, लेकिन उसका मेन बैलेंस शीट, लाभ हानि सब मुख्य कार्यालय द्वारा देखा जाता है। अलग अलग उसमें कई तरह के ब्रांच होते हैं, कुछ लाभ कमाने वाले भी होते हैं, कुछ लाभ न कमाने वाले भी होते हैं। विकासशील देशों के लिए ऐसे शाखा बैंकिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहां बैंकों को घाटे में भी काम करना पड़ता है। उस घाटे की पूर्ति उन जगह से पूरी हो जाती है जहां पर जो शाखा अच्छा लाभ कमाता है। इस प्रकार इस प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में हुआ है और इंग्लैंड में यह सबसे अधिक कार्यरत है। भारत में भी शाखा बैंकिंग प्रणाली ही सबसे ज़्यादा प्रचलित में है। रिजर्व बैंक की 12 शाखाएं हैं। भारतीय स्टेट बैंक भारत का शाखा बैंकिंग का सबसे, भारत ही नहीं अपितु एशिया का सबसे बड़ा शाखा बैंकिंग बैंक है, जिसका लगभग 10,000 से अधिक ब्रांच हैं। इस प्रणाली में बैंकिंग प्रणाली को या जो भी है उसका विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात केंद्रीकरण न होकर सब जगह जोखिम बंट जाता है। अर्थात इसमें आगे जो भी रहता है इसका लाभ हम लेते हैं। इस प्रणाली के गुण, अर्थात शाखा बैंकिंग प्रणाली के गुण या लाभ। शाखा बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं। कौन से हैं? नंबर 1, आगे, नंबर 1, बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं श्रम के विभाजन का लाभ। इसमें चूंकि एक ही बैंक के कई शाखाएं होती हैं तो इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ मिलता है, अर्थात श्रम विभाजन होता है। एक ही बैंक में कई मैनेजर, कई क्लर्क, कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और विभिन्न प्रकार के जनरल मैनेजर आदि विभिन्न लोग पाए जाते हैं। उनके योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जाता है। उनका अगर योग्यता कम है तो छोटे ब्रांच में, अच्छी है तो बड़े ब्रांच में, अर्थात उन्हें प्रोत्साहन या डिमोशन करने का कार्य दिया जाता है। तो इस प्रकार श्रम विभाजन और उत्पादन का लाभ मिलता है। नगद कोषों की बचत। बैंक का यह रूल होता है कि अपने जमा धन का कुछ भाग नगद के रूप में रखता है और उसके बाद वह ऋण देने का कार्य करता है। चूंकि इकाई बैंक ज़्यादा नगद रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर जनता मांगने आ जाए तो अन्य बैंकों से सहयोग नहीं मिलता है, जबकि शाखा बैंकिंग में कम नगद कोषों से काम चल जाता है। कारण कि अगर कहीं नगद कोष की कमी पड़ी तो उसकी पूर्ति दूसरे ब्रांच से हम कर सकते हैं। इस प्रकार शाखा बैंकिंग के माध्यम से हम नगद कोषों की बचत करते हैं। जोखिम का भौगोलिक वितरण। जो जोखिम है वह बटा होता है, अर्थात जहां लाभ है उस कहीं हानि हो रही है तो लाभ वाले ब्रांच से उसकी पूर्ति की जा सकती है। अर्थात जोखिम का केंद्रीकरण नहीं होता है, उसको बांट दिया जाता है। धन के हस्तांतरण में सुविधा। चूंकि ब्रांच हमारे कई जगह होते हैं तो धन के हस्तांतरण में सुविधा होती है। कोई ब्रांच आपका दिल्ली में है और दिल्ली के स्टेट बैंक में अगर पैसा जमा किया जाता है तो वह खाता तुरंत ऑनलाइन होने के कारण बिहार के पटना में भी तुरंत वहाँ पर शो होगा और वहाँ से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। तो धन का हस्तांतरण यानी किसी भी प्रकार के टिपिकल काम नहीं होता है, आसानी से शाखा बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। बैंकिंग सेवा का प्रसार। शाखा बैंकिंग से बैंकिंग सेवा का प्रसार होता है। आज प्रत्येक गाँव में
विभिन्न जगह खाते खोले जाते हैं, ब्रांच खोले जाते हैं। यह तभी संभव है जब शाखा बैंकिंग है। कारण कि इसका हेड ऑफिस तो अलग है, एक छोटा सा कमरा लेकर भी बैंक चलाया जा सकता है, तो इसका नियंत्रण बड़े हेड कार्यालय हेड ऑफिस द्वारा किया जा सकता है। बैंक उचित विनियोग की व्यवस्था, जो धन आता है शाखा बैंकिंग में उसके उचित विनियोग की व्यवस्था की जाती है। जैसे कहीं पर गांव वगैरह या छोटे जगहों पर पैसा है, वहाँ के पैसे को उस जगह पर लगाया जा सकता है जहाँ उद्योगों का विकास करना है, तो उस औद्योगिक क्षेत्र में अन्य जगह से पैसा मिलाकर विकास किया जा सकता है। प्रशिक्षण की सुविधाएं, चूँकि शाखा बैंकिंग में ढेर सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उन्हें समय समय की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो वह चूँकि बड़े पैमाने पर होने के कारण उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण देने का कार्य भी करते हैं। शाखा बैंकिंग के ब्याज दरों में समानता, तो शाखा बैंकिंग में ब्याज दरों में समानता होती है। कारण है इनके कई ब्रांच होते हैं और सभी में एक ही तरह का ब्याज लिया जाता है, तो उनके ब्याज की दरों में समानता होती है। बैंकों के असफल होने की संभावनाएं कम रहती हैं। कारण है कि अगर एक ब्रांच घाटे में जा रहा है तो उसकी पूर्ति अन्य ब्रांचों द्वारा किया जा सकता है, तो इस प्रकार बैंकों के घाटे में जाने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इकाई शाखा बैंकिंग का एक देश की सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली में बहुत बड़ा योगदान होता है। शाखा बैंकिंग आर्थिक स्थिति का ज्ञान समय समय पर देता रहता है, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट वगैरह एक जगह बनती है। इस प्रकार उससे आर्थिक स्थिति का ज्ञान बार होता है। क्षेत्रीय विकास, शाखा बैंकिंग से क्षेत्रीय विकास को बल मिलता है, अर्थात हर क्षेत्र चाहे वो पिछड़ा हो या अगड़ा हो, वहाँ पर बैंकिंग शाखाएं होती हैं और इस प्रकार उस क्षेत्र का विकास होने में योगदान होता है। शाखा बैंकिंग के दोष, अर्थात शाखा बैंक जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू हैं, तो गुण के साथ साथ दोष भी है। अर्थात शाखा बैंकिंग का पहला दोष प्रबंध निरीक्षण एवं नियंत्रण में कठिनाई। यह चूंकि बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर होने के कारण इसके प्रबंध में नियंत्रण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। एकाधिकार को प्रोत्साहन, इसमें विभिन्न जगह शाखाएं बड़ी हो जाती हैं, कई अपने जगह जगह पर शाखाएं बढ़ाकर देश में हर क्षेत्र में एकाधिकार की भावना रखी जाती है और एकाधिकार को प्रोत्साहन होता है। व्ययपूर्ण प्रणाली, यह प्रणाली काफ़ी खर्चीली होती है, या बहुत से ऐसे जगह हैं जो घाटे में चल रहे हैं, उनको भी चलाना पड़ता है, अर्थात उसका खर्चा अन्य बैंकों को सहना पड़ता है जो लाभ में है। छोटे ग्राहकों की उपेक्षा, शाखा बैंकिंग में हमेशा बड़े ग्राहकों को ध्यान दिया जाता है, छोटे ग्राहकों की उसमें उपेक्षा की जाती है। अस्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहन, इसमें अस्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया जाता है, अर्थात किसी प्रकार का फ्रेश कंपटीशन नहीं होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से अस्वस्थ कंपटीशन किया जाता है। दुर्बल एवं हानिकारक शाखाओं का अस्तित्व, जो शाखाएं घाटे में जाती हैं समाज में उनको भी स्थापित किया जाता है, जो अधिक लाभ कमाने वाले शाखाओं के प्रति अन्यायपूर्ण होता है। पिछड़े क्षेत्रों में विकास में बाधक, ये शाखाएं पिछड़े क्षेत्र के विकास में बाधक होती हैं, अर्थात कोई भी बैंक ऐसे जगह पर शाखा खोलना नहीं चाहता है जहां उसमें आमदनी कम हो। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, चूँकि शाखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए व्यक्तिगत संपर्क का इसमें अभाव पाया जाता है। और साथ में लास्ट है विदेशी शाखाओं को खोलने में कठिनाई, अर्थात इसमें विदेशी शाखाओं को खोलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब प्रश्न आता है शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग में क्या अंतर है। हम दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, शाखा बैंकिंग को अलग, इकाई बैंकिंग को अलग। अब दोनों में अंतर को हम ध्यान में रखते हैं कि शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग किस प्रकार भिन्न हैं। तो इसके भिन्न के आधार, नंबर पहला आधार है शाखाएं। इकाई बैंकिंग में एक शाखा होती है और शाखा बैंकिंग में ढेर सारे कई शाखाएं होती हैं। साधन,
इकाई बैंकिंग का साधन कम होता है, शाखा बैंकिंग का साधन बहुत बड़ा होता है, उसकी पूंजी बहुत ज़्यादा होती है। कोषों की गतिशीलता, इकाई बैंकिंग में कोषों की गतिशीलता धीमी गति से होती है, जबकि शाखा बैंकिंग में कोषों में गतिशीलता पाई जाती है। एकाधिकार, इकाई बैंकिंग में एकाधिकार की भावना कम होती है, शाखा बैंकिंग में एकाधिकार अधिक होता है। जोखिम का वितरण, इकाई बैंकिंग में जोखिम का वितरण नहीं हो पाता है, जोखिम पूर्ण होता है। शाखा बैंकिंग में इकाई जो है जोखिम का बंटवारा हो जाता है। प्रबंध, शाखा बैंकिंग का प्रबंध आसान होता है, महत्वपूर्ण होता है, कठिनाईपूर्ण नहीं होता, जबकि शाखा बैंकिंग में प्रबंध कठिन होता है, जटिल होता है। ग्राहकों की संतुष्टि, इकाई बैंकिंग में ग्राहकों की संतुष्टि आसानी से हो जाती है, जबकि शाखा बैंकिंग में ग्राहकों की कोई संतुष्टि नहीं हो पाती है, कम हो पाती है। निर्णयन, इकाई बैंकिंग में निर्णयन जल्दी और आसानी से होता है और शाखा बैंकिंग में निर्णयन बहुत देर से होता है। ब्याज की दर, इकाई बैंकिंग में ब्याज की दर भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि शाखा बैंकिंग में ब्याज की दर एक समान होते हैं। तो बच्चों, आज हमने आप लोगों को बैंक के प्रकार के बाद रिजर्व बैंक के आधार पर बैंक अनुसूचित, गैर अनुसूचित, बैंक के महत्व, इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग के बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ इसमें दोनों में अंतर बताया गया, इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग में अंतर बताया गया। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।